नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उधर वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा चल रहा था और इधर कई दौर की ना नुकुर के बाद पटना में आखिर विपक्ष की एक बैठक हुई। बैठक में कई दल शामिल हुए और सबका एक ही मकसद 2024 के चुनाव में किस तरह से बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए। नीतीश कुमार की अगुवाई में दल तो साथ आए, लेकिन दिल भी मिले क्या, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। गठबंधन के सारथी और महारथी तो ताल ठोक रहे हैं कि मिल गया मोदी को हराने का फॉर्मूला, लेकिन बीजेपी कह रही है ये विपक्षी एकता नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। एक साथ चलने की सहमति हुई है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। रंगमंच सज चुका है, नाटक मंडली तैयार है, मनोरंजन सबका होगा। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं। अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी भाजपा को। इतना ही था कि अगला डेट एक तय हो गया कि फिर जुलाई के अंदर मिलेंगे, तो इतना ही तो हुआ। इस बैठक में से तो निकला क्या? ये बैठक तो टाइम फिक्स हो गई। हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। भारत की राजनीति में ये ठग्स ऑफ गठबंधन है, ये पूरे हिंदुस्तान को मूर्ख बनाने का तैयारी कर रहे हैं। पटना में हुए विपक्षी एकता के सियासी मंथन के बाद ये संग्राम तो हो नहीं था। ये भी पता था कि बात निकलेगी तो दूर तलक भी जाएगी, क्योंकि आसान नहीं था एक छत के नीचे एक साथ इतने छत्रपों का जुटना। लेकिन जुट गए तो सवाल भी उठ गए। पटना में विपक्षी दलों की एकजुटता क्या बीजेपी के लिए सीधी चुनौती है? क्या 2024 के लिए विपक्ष को जीत का फॉर्मूला मिल गया? क्या विपक्षी दल आपसी मतभेद भुलाने को तैयार है? क्या वाकई हाथ मिलाने वाले सब दिल से एक साथ हैं? पटना में ऐसा वीआईपी मूवमेंट पहले कब देखने को मिला हो, ये शायद ही किसी को याद हो। 5 मुख्यमंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्री, कई चार्टर्ड प्लेन्स और बिल्कुल अलग अलग विचारधारा से जुड़े नेता। नीतीश कुमार ने कुनबा तो जोड़ ही लिया और विपक्ष का दावा है कि ये कुनबा ही 2024 में देश की राजनीति का भाग्य तय करेगा। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। खैर, सब जुटे तो फिर भी एकता की कोशिशों में भी अनेकता बनी रही। लेकिन थोड़ा है थोड़े की जरूरत की तर्ज पर कई बातें बयान भी सामने आए। फिलहाल सबने तय किया बीजेपी को हराना सबका एक मकसद। विपक्षी एकता का कोई एक ही चेहरा होगा। हम साथ साथ हैं, भले अभी एक नहीं। बीजेपी का विरोध हर मुद्दे पर सामूहिक होगा। आज की जो स्थिति है वो 1974 की और 75 की इमरजेंसी की जो स्थिति है उससे बदतर स्थिति है। 1974 और 75 में कम से कम प्रेस को आजादी थी। आज की तारीख में प्रेस इनके नियंत्रण में है। सारे संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने नियंत्रित करके पॉकेट में रखा है। सारे मीडिया के जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसको अपने कब्जे में रखा है। तो आज तो डेमोक्रेसी, टोटल डेमोक्रेसी खतरे में। तो सारी डेमोक्रेसी को आप समाप्त कर रहे हैं और आप इमरजेंसी की याद करा रहे हैं। आप इमरजेंसी से बदतर स्थिति में है। हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई और देश में इस समय आप कह सकते हैं कि जो कन्याकुमारी से कश्मीर अगर जियोग्राफिकली देखें तो पूरे देश का यहाँ रिप्रेजेंटेशन था। अगर आप इसको आइडियोलॉजिकली देखें तो इस देश के कांग्रेस और कांग्रेस घराने की पार्टियां, सोशलिस्ट स्ट्रीम की पार्टियां, रीजनल पार्टीज और तीनों कम्युनिस्ट पार्टी,
तो एक तरह से हमें लगता है कि फ्रीडम मूवमेंट के दौर में जितने भी ट्रेंड्स देश में थी, जो लीगेसी है, उसको अपहोल्ड करने वाली पार्टियां यहाँ थी। विपक्षी एकता की कोशिशें शिमला में अगली मीटिंग पर चली गई हैं, जिसमें यह तय होगा कि नए गठबंधन का नाम क्या होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बन सकता है, 2024 में चेहरा होगा तो कौन होगा, सीटों का बंटवारा किस फॉर्मूले से होगा। विपक्षी एकता की मीटिंग के बाद लेकिन जिस तरह कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी के रुख एक दूसरे के प्रति आक्रामक हुए हैं, उससे ये सवाल भी उठता है कि क्या वाकई एकता बनी रहेगी, क्या एक चेहरे पर सहमति बनेगी, क्या सबकी सहमति वाला सीट फॉर्मूला बन सकता है, क्या विपक्षी मोर्चा वाकई ब्रांड मोदी को टक्कर दे पाएगा। 24 के चुनावी चौपाल में 14 का जकल्लस चारों खाने चित होगा, क्योंकि इनको अच्छी तरह मालूम है कि मोदी जी को न ये अकेले जो है वो शिकस्त दे सकते हैं और ना अखाड़े में शक्तिमान बन सकते हैं। ये इनका सुपड़ा चाहे वो अकेले लड़े मोदी जी से और चाहे अखाड़े में लड़े, हर जगह इनका सुपड़ा साफ होगा। फिलहाल बातें संकेतों में हो रही हैं, कुछ वादे निभाने के इरादे भी दिख रहे हैं। 2024 के चुनाव में बहुत वक्त नहीं बचा, लेकिन अब विपक्ष की बारात फिलहाल दूल्हे की तलाश में सजने तो लगी है। तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। मोदी विरोध तक तो विपक्षी एकता के लिहाज से हर बार और हमेशा ही सब ठीक रहा है, लेकिन जब बात आती है अपने अपने राज्यों में अपने अपने वर्चस्व के हिसाब से सत्ता की भागीदारी में बंटवारे की, तो विपक्षी माला के मोती बिखरते देर नहीं लगती। इस बार क्या होगा ये कौन जाने। बातें तो हो रही थी विपक्षी एकता की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और बाद का जो मंजर था वो कुछ और इशारा कर रहा था। कोई शुरू में सबसे आगे दिखाई दिया तो बैठक के खत्म होते होते सीन से ही गायब हो गया, और कोई बीच बैठक से ही उठकर चला गया। पीछे छूट गया एक सवाल कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक ही पेड़ में आप देखेंगे मेंढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है, क्योंकि नीचे पहाड़ का पानी है। मोदी जी के समर्थन की और लोकप्रियता की ऐसी बाढ़ है कि ये सब एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब काट की हंडी बार बार थोड़ी चढ़ती, कितनी बार भी एकता कर ले कुछ नहीं होने वाला। कुछ तो सियासत कहेगी, सियासत का काम है कहना, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर आग न हो तो बेवजह धुआं भी नहीं होता। बैठक से ही वो तस्वीरें और बयान भी सामने आए जिन्होंने ये संकेत दिया कि दल तो मिले, लेकिन क्या दिल भी मिले। केजरीवाल को हम बहुत गंभीरता से या बहुत महत्व देकर के नहीं देख रहे हैं। इसलिए नहीं देख रहे हैं कि उनका जो तरीका है वो तरीका बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी इस देश में शासन कर रहे हैं उसकी वजह से उनके खिलाफ जो है गोलबंदी हो रही है, और उसी तरह के तरीके को आप इस्तेमाल करें। नीतीश कुमार जी ने न्योता दिया था, शामिल हुई थी हम लोग। इसका मतलब ये नहीं कि ममता जो तय करती है वो हम मान के चलती है। पहले तो विपक्षी एकता की बैठक से पहले ही बैठक की तारीख को लेकर आपस में कभी हाँ कभी ना होती रही। फिर जब सब तय हो गया तो लगा कि अब ऑल इज वेल है। नेताओं के स्वागत में आम आदमी पार्टी के नेता खड़े थे। एक एक करके सब ऐसे आ रहे थे जैसे आज ही देश की राजनीति की तारीख बदलने वाली है। सब मिल रहे थे, आदर सत्कार चल रहा था। फिर आपस में बातें हुई और तय हुआ कि अब मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और दिखाया जाएगा विपक्षी एकता का मजबूत दावा। बैठक हुई तो जो आम आदमी पार्टी बैठक से पहले फ्रेम में सबसे आगे थी वो एकता के फ्रेम से ही गायब थी। मीटिंग में अरविंद केजरीवाल भी रहे, सब लोग मीटिंग में रहे और उनके साथ आए हुए थे भगवंत मान
पंजाब के मुख्यमंत्री वो सब भी रहे। लेकिन बैठक चलती रही और आम आदमी पार्टी ने एक झटके में गठबंधन की गांठें एक साथ खोल दी। अध्यादेश का मैटर आया तो सारी विपक्षी पार्टियों ने आग्रह किया कि कांग्रेस भी इसका खंडन करे, लेकिन मीटिंग में कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है कि अब तक कांग्रेस ने इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया है, और अगर कांग्रेस का यही रुख रहा तो हमारे हिसाब से ऐसे कोई भी गठबंधन जिसमें कांग्रेस हिस्सा होगी, हमारे लिए पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाएगा। इधर बैठक में ममता और राहुल अपने अपने विचार रखकर एक साथ आने की जरूरतें गिना रहे थे। दूसरी तरफ बंगाल कांग्रेस और टीएमसी के बीच धारदार तलवारें खिंची हुई थी। हाँ दीदी, आपको ज्ञान अभी होने लगे हैं। आपके दिल में अभी सूरज की किरण शायद घुसने लगी है। बिना कांग्रेस हिंदुस्तान में कुछ नहीं होने वाला। लेफ्ट के साथ भी कैसे बनेगी बात, ये दीदी से अभी कौन पूछता। इधर उमर अब्दुल्ला एकता की कहानी में अपने मन की बात बता रहे थे, उधर दीदी उठी और बैठक से चली गई। हो सकता है कि फ्लाइट रही हो या कोई और कारण, लेकिन बात निकली और फिर जैसे कि दूर तक जानी थी तो गई। तो जैसे मैं कह रहा था, ममता बनर्जी बिहार आके नीतीश कुमार को क्या मदद करेगा? अब मैं पूछता हूं, फारूक अब्दुल्ला यूपी जाके क्या मदद करेंगे? अखिलेश यादव फारूक अब्दुल्ला के यहां जाके क्या मदद करेंगे? ये लोग सब प्रधानमंत्री के सपने वाले टुकड़े टुकड़े हैं, इसीलिए ये फोटो सेशन चला है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अभी पंजाब, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या किसी अन्य दल के साथ कितना आगे चल पाएंगे, ये सवाल भी हल होना है। अखिलेश यूपी में कितनी सीटें दे पाएंगे, सहयोगियों को ये भी तय होना है। कांग्रेस किसको राहुल के अलावा पीएम चेहरा कबूल कर सकेगी, ये मंथन बाकी है। वैसे तो अभी शुरुआत है, आगे अगर सब अपने अपने व्यक्तिगत हित थोड़े थोड़े छोड़कर साथ आएं, तो सीमेंट जैसा मजबूत जोड़ बन भी सकता है। लेकिन कहावत एक ये भी है कि पूत के पांव भी पालने में ही दिख जाते हैं। विपक्षी एकता की इस मीटिंग में कई दलों के नेता शामिल हुए। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, शरद पवार, एक से बढ़कर एक बड़े नामों ने इस बैठक में शिरकत की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन बड़े बड़े नामों में से कौन सा एक ऐसा नाम होगा जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या इन बड़े नेताओं की महत्वाकांक्षाएं आगे आएंगी या फिर ये एकता बनी रहेगी? इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। अलग अलग पार्टी के नेता है, स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है। लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज है, पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है। आखिर कौन होगा मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा? किसके चेहरे पर बनेगी विपक्ष की सहमति? मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए तैयार विपक्ष के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्या राहुल गांधी होंगे विपक्ष के नेता, या फिर केजरीवाल के नाम पर लगेगी मुहर, या फिर ममता बनर्जी का होगा पीएम मोदी से आमना सामना, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? बैठक में हर पार्टी के बड़े चेहरे, लेकिन क्या इस गठबंधन का कोई चेहरा होगा, और वो होगा तो कौन होगा? यही इस लड़ाई का सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब लालू ने अपने ही अंदाज में दे दिया। तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती कहते तो हो जाए। हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। लालू पुराने नेता हैं, वो जानते हैं कि विपक्ष को जोड़ना है, मोदी को हराना है तो दूल्हे को समय से पहले तैयार करना होगा। राहुल पर तंज जरूर था, लेकिन क्या संदेश साफ था? एकदम पक्का करना पड़ेगा।
दूल्हे का जिक्र करना सिर्फ शादी की ओर इशारा नहीं था। लालू यादव बता रहे थे कि बीजेपी के विस्तार से लड़ने के लिए जिस एकता की जरूरत है वो आसान नहीं है और इस एकता को तोड़ने के लिए कुछ तूफानी करना होगा। पूरी तरह से फिट हो गए हैं और बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में खूब घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं। अमेरिका में जाके जो अमेरिका यूरोपीय देश नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को मना कर दिया था, उस समय जो गुजरात में घटना घटी थी। 15 दल मोदी का विजय रथ रोकने के लिए मैदान पर उतरे हैं, लेकिन बीजेपी का सवाल एक ही है, चेहरा कौन है? 24 के लिए नीतीश बाबू पटना में बारात सजा रहे हैं, अच्छी बात है। बारात का दूल्हा कौन है बता दीजिए, तो फिर कहां से 24 की बारात सजेगी? इसलिए आप बुलाए हैं, अच्छी बात है। बिहारी लिट्टी चोखा खिला दीजिए, अपने सिलाव का खाजा खिला दीजिए, उनको विदा कर दीजिए। कांग्रेस की 4 राज्यों में अपनी सरकार है। बिहार, झारखंड में, तमिलनाडु में सहयोगी है और कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी है। इसलिए पीएम की रेस में कांग्रेस का दावा सबसे मजबूत है। इसके बाद केजरीवाल। 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक बार नहीं कई बार उनकी पार्टी के नेता बोल चुके हैं कि पीएम मोदी से अगर कोई मुकाबला करने के काबिल है तो वो है केजरीवाल। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार है। वैसे तो जेडीयू सिर्फ बिहार में है, लेकिन नीतीश कुमार कई बार बोल चुके हैं कि वो खुद को पीएम मटेरियल मानते हैं और फिलहाल विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार ही हैं। चौथे नंबर पर है ममता बनर्जी। बंगाल में सरकार है, लेकिन कोलकाता से दिल्ली पर हमेशा नजर रहती है। लेकिन सिर्फ यही 4 नहीं, कई और भी हैं। स्टालिन है, शरद पवार है। अब स्मृति ईरानी बोल रही है कि पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने की ताकत अब किसी में नहीं। यहाँ पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। बहरहाल बैठकों के इस दौर में चेहरे पर सस्पेंस जारी है। शरद पवार पहले ही चुनाव के बाद चेहरे का ऐलान करने की बात कर चुके हैं, तो वहीं कई चेहरे ऐसे हैं जिन्हें उम्मीद है कि उनके नाम पर सहमति बन सकती है। विपक्ष की बारात तो तैयार हो रही है, लेकिन दूल्हा कौन होगा, इस पर अभी असली जंग बाकी है। विपक्षी एकता की बैठक में दल मोदी को हटाने का मंसूबा लेकर बैठे हुए थे, लेकिन ये वही दल हैं जो राज्यों के अंदर आपसी मतभेदों में उलझे हुए हैं। यानी लोकसभा में तो मोदी हटाओ की रणनीति पर काम करना चाहते हैं, लेकिन राज्यों में खुद के दिल ही आपस में नहीं मिले हुए हैं। ऐसे में क्या होगा इस महागठबंधन का भविष्य? हम आपको दिखाते हैं कि अलग अलग राज्यों में स्थिति क्या है, कितने हाथ मिले हुए हैं, कितने दल और दिल मिले हुए हैं। We are united. हम लोग एक है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे।
जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। और आज से शुरुआत हुई है। ये अगर इकट्ठा भी हो जाए तो भी कोई उसका फलाफल नहीं निकलने वाला। और चाय पर इकट्ठा होने का मतलब विपक्षी एकता नहीं होती। हमने भी सुना कि 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दूल्हा भी होता है ना, तो इस 24 की बारात का पटना का दूल्हा कौन है? सियासत की चालें लगती तो बड़ी साफ हैं, लेकिन असल में होती ये अंदर की बात है। जैसे मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का नेतृत्व, कांग्रेस की भूमिका और महागठबंधन की चाहत। इस चाहत की फेहरिस्त में कभी ममता बनर्जी आती हैं, कभी मायावती, कभी शरद पवार, तो कभी केजरीवाल। चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी। हम लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। 1, वी आर यूनाइटेड। 2, वी विल फाइट टुगेदर। 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा। 4, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। और भाजपा आरएसएस जीत सकता है। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में घूम करके हम में जरूर थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। सब एक दूसरे का हाथ थामे खड़े तो होते हैं, लेकिन सबकी कोशिश यही रहती है कि महागठबंधन की सियासत में सिक्का उनके नाम का हो। पटना में बातें तो हुई, दावे भी हुए, साथ आने पर चर्चा भी हुई, साथ चुनावी लड़ाई पर रजामंदी भी बनी, लेकिन क्या इस पहली बैठक ने विपक्षी एकता की राह को आसान किया है? क्योंकि खबर ऐसी है कि बैठक के फौरन बाद आम आदमी पार्टी ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन होना मुश्किल बता दिया और अपने स्टैंड को लेकर अध्यादेश वाला मुद्दा उठा दिया, जबकि बैठक से पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोल दिया था कि अध्यादेश पर सोचने का मौका दें। वो खुद ये भी जानते हैं ऑर्डिनेंस बाहर नहीं अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता। ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। जब पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी या उससे पहले सभी पार्टी के लोग मिलके जो हमेशा तय करते हैं एजेंडा, किन किन बातों पे हम मिलके काम करना, किन बातों को छोड़ना, ये सारी चीजें शायद उनको मालूम है। तो सारे वो और उनके पार्टी के नेता भी हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं, तो देखेंगे अब ये क्यों ऐसा बाहर इतना उसका प्रचार हो रहा है, मुझे मालूम नहीं। आम आदमी पार्टी पहले ही कांग्रेस से दिल्ली और पंजाब में सीटें छोड़ने की अपील कर चुकी है। तो सवाल ये है कि अगर एकजुटता की ये कवायद आगे बढ़ती है, सभी पार्टियों को एक एजेंडा कैसे बनेगा? आम आदमी पार्टी अध्यादेश पर समर्थन की मांग पर अड़ी है। समाजवादी पार्टी यूपी में गठबंधन का नेतृत्व चाह रही है। टीएमसी बंगाल में लेफ्ट के साथ आने को तैयार नहीं, और सिर्फ टीएमसी क्यों, कांग्रेस भी बंगाल में ममता को बॉस मानने को तैयार नहीं। कि बंगाल में इस धरती में कांग्रेस की पार्टी आपका विरोध करते रहेंगे, चाहे आप पटना में जाएं, चाहे दिल्ली में जाएं। आप सीधे बंगाल में आकर बंगाल की कानून व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कीजिए। बंगाल में आप हमें खत्म करना चाहती हैं और बाहर हम आपको मदद करने के लिए खड़े बैठे रहेंगे, ये आप मत सोचा करो, ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। उधर जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अनुच्छेद 370 को सबसे अहम मुद्दा बता रहे हैं। एनसीपी नेता जांच एजेंसियों का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने पर कोई बात नहीं करना चाहता। इस लड़ाई को सिर्फ इख्तिदार की लड़ाई मत समझिए। हम मिल चुके हैं इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए, इस देश को इस मुसीबत से निकालने के लिए, और सही मायने में
इस देश में जमहूरियत को दोबारा जिंदा करने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए। महागठबंधन में शामिल हर पार्टियां अपने अपने मुद्दों के साथ खड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी को हराना बता रही है और विपक्ष के इस मिशन पर बीजेपी मुस्कुरा रही है। ये हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। विपक्षी एकता के इस करार में आपसी तकरार बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार अलग अलग दलों के नेताओं से मिलकर एक नया सियासी माहौल तो बना ही चुके हैं, लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगे? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के इकलौते विधायक बायरन बिस्वास को तृणमूल कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कवायद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बिहार में कांग्रेस के बड़े नेताओं को जेडीयू में शामिल कर लेते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करने से इनकार कर देते हैं। अडानी मामले में कांग्रेस मोदी सरकार से सवाल पूछती है तो उधर शरद पवार क्लीन चिट दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश, बंगाल में ममता, पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल और भगवंत मान, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव, तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी कांग्रेस को बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है। अलग अलग राज्यों में पार्टियां अपने छोटे छोटे हितों को भी जब त्याग नहीं कर पा रही हैं, तो सामने बीजेपी के रूप में जो बड़ी चुनौती है उसका सामना कैसे करेंगे? मुद्दा था कि नेता कौन होगा, उस पर क्या चर्चा हुई? आखिर क्या देश की जनता नहीं जानना चाहेगी कि नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी कौन होंगे नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाले? न ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कोई सहमति बनी, नहीं कोई कन्वेनर तय हुआ, नहीं एजेंडे के लिए कोई कमेटी बनी, नहीं कोऑर्डिनेशन के लिए कोई कमेटी बनी। इतना ही था कि अगला डेट एक तय हो गया कि फिर जुलाई के अंदर मिलेंगे, तो इतना ही तो हुआ इस बैठक में से। तो निकला क्या? ये बैठक तो टाइम फिक्स हो गई। अगर सियासत का यही सुर रहा तो 2019 का रास्ता खोजने निकले विपक्ष के नेताओं को एकला न चलना पड़ जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबके पैंतरों के आगे कैसे आकार लेगा महागठबंधन। सब बात तो कर रहे हैं पिघलने की, लेकिन ये सभी जानते हैं कि पिघलने का मतलब 2024 में कांग्रेस को हिस्सा देना है। बैठक खत्म होने के साथ ही आम आदमी पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया। अध्यादेश के मामले में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा। विपक्षी गठबंधन से अरविंद केजरीवाल ने खुद को दूर ही रखा। अब सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मोदी के खिलाफ एक झंडे के नीचे आना पसंद करेंगे या उनकी महत्वाकांक्षाएं आड़े आ जाएंगी? पहली चीज तो मैं केजरीवाल जी से कह दूं, अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि आपको कोई मिस नहीं करेगा, आप जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा पीएम कैसा हो, केजरीवाल कैसा हो, देश का पीएम कैसा हो, केजरीवाल कैसा हो। देश का मसला उतना बड़ा नहीं है जितना देश का मसला बड़ा है। हमें सब जगह से बहुत समर्थन मिला है। कांग्रेस की चुप्पी थोड़ा क्वेश्चनेबल है। केजरीवाल इन दिनों जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं वो कांग्रेस की हां है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में समर्थन चाहते हैं। 11 विपक्षी दलों ने हां के लिए पत्र लिख दिया है, लेकिन कांग्रेस है कि चिट्ठी लिखने के लिए बहाना बना रही है। पटना में जब विपक्ष की बैठक शुरू हुई तो केजरीवाल और उनकी पार्टी ने खूब कोशिश की कि कांग्रेस अध्यादेश को लेकर अपने पत्ते खोले, लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है। एक हां के लिए साफ साफ कह दिया, अभी और इंतजार कीजिए। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। अगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं
उसकी हम रक्षा करेंगे। और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। अब ऐसे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़ी है? क्यों केजरीवाल से मुलाकात करने में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हिचकिचा रहे हैं? एक हाँ के लिए कांग्रेस क्यों तरसा रही है? आम आदमी पार्टी का साथ देने में कांग्रेस को इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? पहली चीज तो मैं केजरीवाल जी से कह दूं, अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि आपको कोई मिस नहीं करेगा, आप जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग तो पहले से ही जानते थे कि विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए और उसकी मीटिंग में ना जाने के लिए आप तो केवल बहाने ढूंढ रहे थे, क्योंकि ऊपर से आपको आ गया होगा हुक्म कि न जाना। अगर ऊपर से आता तो आप फट से पहुंच जाते। देखिए, एक और चीज मैं बता दूं केजरीवाल जी, ये नेताओं की, राजनीतिज्ञों की और उन लोगों की जिनको देश की चिंता है उसकी मीटिंग है पटना में। सौदेबाजों की मीटिंग नहीं है कि मैं ये सौदा करूंगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इस तरीके की बहुत हल्की राजनीतिक दलाली की आपको आदत होगी, कांग्रेस को इन चीजों की आदत नहीं। इस पे आम आदमी पार्टी का या अरविंद केजरीवाल जी का समर्थन नहीं हो रहा। ये कांग्रेस को डिसाइड करना है कि वो भाजपा के साथ खड़ी है या कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई में साथ खड़ी है। ये मुद्दा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा है। ये देश के संविधान को बचाने का मुद्दा है, इस पे बात करनी चाहिए। दरअसल कहानी ये है कि कांग्रेस के अंदर ही कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि कुछ के दिलों में केजरीवाल के लिए हाँ है और कुछ के लिए ना। कुछ चाहते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ जंग में केजरीवाल के साथ कांग्रेस भी खड़ी रहे, कुछ इसके खिलाफ नजर आते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन दो राज्यों में केजरीवाल की सरकार है, उन दोनों राज्यों में कभी कांग्रेस राज किया करती थी। गोवा और गुजरात में वोट शेयर का एक बड़ा हिस्सा बांट लिया है। आने वाले दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी केजरीवाल पूरे दमखम के साथ उतरने का ऐलान कर चुके हैं और इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये आसान नहीं है कि जिस दल ने उसे इतना नुकसान पहुंचाया है उसका संकट मोचक बन जाए। सभी स्ट्रेटेजी करके एक निर्णय लेंगे और आगे भी फिर इस यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे काम करेंगे। एक होकर, एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं। कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से हर हाल में बेदखल करना चाहती है, लेकिन केजरीवाल को भी कांग्रेस कम बड़ा खतरा नहीं मानती। इसलिए कांग्रेस तय नहीं कर पा रही कि केजरीवाल को हाँ बोले या ना। राज्यसभा में कांग्रेस के पास 31 सांसद हैं। बैठक में मौजूद 15 पार्टियों में से 12 पार्टियों के राज्यसभा में सांसद हैं। इन 12 पार्टियों में से 11 पार्टियों ने अध्यादेश पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है और अध्यादेश का विरोध करने का फैसला किया है। केवल कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। विपक्ष की बड़ी बैठक थी, लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई केजरीवाल निकल गए। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल तक नहीं हुए। नाराजगी का सारा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। नीतीश कुमार ने सोचा था कि बैठक के बाद सब मिलकर बिहार के दूधिया मालदा आम का स्वाद लेंगे, लेकिन केजरीवाल ने साफ कर दिया कांग्रेस की हाँ के बगैर कोई आम नहीं चखेंगे। कर्नाटक चुनाव में जीत मिलने के बाद कांग्रेस की भूमिका आखिर क्या रहने वाली है? क्या बीजेपी के खिलाफ इस जंग में कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में रहेगी? और उससे भी जरूरी सवाल यह है क्या बाकी क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे? विपक्षी एकता का बिगुल पाटलिपुत्र से फूंका गया और इस बैठक में सबसे पहले राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला। जैसे खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी। नीतीश कुमार ने इशारा किया और राहुल गांधी ने शुरू किया। ये राहुल के सियासी कद और महागठबंधन में उनकी अहमियत को दर्शाता है। लेकिन सवाल इससे आगे का है, क्या नीतीश कुमार के अलावा भी कोई है
जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। हनुमान जी का नाम लेके चुनाव में जय हनुमान जी करके ये लोग चुनाव लड़ता है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी, महावीर जी नाराज हो गए, ऐसा हमारे यहाँ गद्दा पीठ पर कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। काफी इनका पार्टी जीता, हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए। लालू यादव कर्नाटक का जिक्र यूं ही नहीं करते हैं। हिमाचल के बाद कर्नाटक से ही कांग्रेस को जीत की संजीवनी मिली है। दक्षिण भारत का सूखा एक तरह से खत्म हो गया है। लेकिन इस जीत के साथ दो सवाल सियासी आसमान में तैरने लगे हैं। पहला सवाल, क्या क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस स्वीकार है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के बगैर कोई गठबंधन संभव है? अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है। कर्नाटक के नतीजों का बारीक विश्लेषण बताता है कि कांग्रेस दक्षिण में मजबूत हो रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा असर कर गई है। कांग्रेस समझ गई है कि जीत का फॉर्मूला क्या हो सकता है। इन नतीजों के बाद कहीं असर है कि कांग्रेस को किनारा करके कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता। आज पटना और बिहार नए राजनीतिक नव जागरण का गाभा बन रहा है। आज केवल दल यहाँ नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को, और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर। आइए अब हम आपको राज्यों के समीकरण भी दिखाते हैं कि किस राज्य से कितनी लोकसभा सीटें हैं और उन सीटों पर विपक्ष का दावा आखिर कितना मजबूत है। राहुल गांधी को नए लोगों से जुड़ने में कोई परहेज नहीं। महागठबंधन के लिए कांग्रेस ने अपना पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। इस खाके का केंद्रीय भाव यह है कि बीजेपी से लड़ाई के खिलाफ खड़े हुए मोर्चे को बंटने नहीं देना है। राहुल गांधी बीजेपी को हराने के लिए हर वो तरीका अपनाने को तैयार है जो नैतिकता के दायरे में आता है। इसलिए वो एकला चलो की रणनीति छोड़कर कांग्रेस को संवाद की नई शैली की तरफ मोड़ना चाहते हैं। अब यहाँ से आगे की मुश्किल ये है कि राहुल गांधी ने तो तैयारी कर ली है, लेकिन क्या जिन दलों की दोस्ती की उम्मीद के दम पर वो इतनी बड़ी भूमिका तैयार कर बैठे हैं, उन्हें कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार होगा? 2019 के चुनाव पर नजर डालते हैं। 2019 में बंगाल में टीएमसी को 43.8% वोट मिले। लेफ्ट का वोट प्रतिशत महज 6.74 था। कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 5.26% था, जो ममता के मुकाबले बहुत कम था। 2019 में बिहार में जेडीयू का वोट प्रतिशत 21.81 था। आरजेडी को 7.86% और कांग्रेस को 7.70% वोट मिले। नीतीश के मुकाबले राहुल गांधी का वोट प्रतिशत 1/3 था। दिल्ली में 2019 में कांग्रेस के पास 22% और आम आदमी पार्टी के पास 18% वोटर शेयर था। लेकिन विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में समीकरण बदल गए। कांग्रेस भी जानती है कि दिल्ली में केजरीवाल कितने मजबूत हैं। पंजाब में 2019 चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 7% वोट मिले थे और कांग्रेस को 40.12%। लेकिन 2019 के बाद से समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं। अब पंजाब में केजरीवाल का राज है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के पास 38.71% वोट थे, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 16%। वो इकट्ठे होकर भी इकट्ठे नहीं है। वो कारण ये है कि उनको खुद ही नहीं इस बात का अभी तक समझ आया कि उनका नेतृत्व कौन करने वाला है। और इकट्ठा होना ही इस बात का प्रमाण है कि वो ये बात स्वीकार कर चुके हैं, अपनी हार भी स्वीकार कर चुके और ये भी स्वीकार कर चुके कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी का सामना नहीं कर पाएंगे। इन सारे चेहरों में से कुछ को हटा दें तो हर किसी के साथ राज्यों में कांग्रेस के साथ 36 का आंकड़ा है। लेकिन ये कांग्रेस भी समझती है कि अगर सबको साध नहीं पाए तो नेतृत्व का एक मौका भी खो देंगे और मोदी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर भी पड़ जाएंगे।
2024 तक क्या ये विपक्षी एकता कायम रह पाएगी? नरेंद्र मोदी को हराने के लिए 2024 में जीत का फॉर्मूला क्या होगा? सीटों के बंटवारे के वक्त क्या अपनी महत्वाकांक्षाएं पार्टियां पीछे रखेंगी और बीजेपी के लिए चुनौती कितनी बढ़ेगी या फिर स्थिति जस की तस रहेगी जैसा कि 2019 के चुनावों में था? इन तमाम बातों पर, तमाम खबरों पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।